नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ। आज आपसे बात करूंगा उन लाखों मरीजों के बारे में जो अदम्य साहस दिखाते हुए कोरोना को फाइट देकर के विजय प्राप्त किए हैं, और चाहे होम आइसोलेशन में रहे हों या अस्पताल जाना पड़ा हो, वो अपने घर में अब आकर के अपने परिजनों के साथ रहते हुए अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं और स्वस्थ करना चाहते हैं। दोस्तों, कोरोना एक सुनामी की तरह से था और तूफान आया, लाखों जिंदगियां बर्बाद किया, लाखों घर तबाह किए। लेकिन इस तबाही के मंजर में जो लोग बच गए, जो कोरोना को फाइट दे करके कोरोना पर विजय प्राप्त कर चुके, उनको पूरी तरह से स्वस्थ करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज भी बहुत से ऐसे लोग जो कोरोना पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, बावजूद इसके अभी भी बहुत सारी समस्या से सफ़र कर रहे हैं और बहुत सारी समस्या को झेल रहे हैं। आए दिन जो हम लोग तक पहुंचते हैं, लोग देखने को मिलता है कि सबसे जो कॉमन समस्या है वो है कमजोरी। कहीं ना कहीं कोरोना हमारी जो इम्यूनिटी यानी रोग से लड़ने की क्षमता है, उसको सीधे प्रभावित करता है और हमें कमज़ोर कर देता है। स्वास्थ्य काफ़ी गिर गया है, खून की कमी आ गई, वजन घट गया, और व्यक्ति जो देखने को मिलता है उसमें यही है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है, थकान बहुत जल्दी हो जा रहा है, मैं कोई काम ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी चलता फिरता हूँ तो बहुत कमज़ोरी महसूस करता हूँ, सीढ़ी चढ़ता हूँ तो बहुत कमज़ोरी महसूस करने लगता हूँ, चक्कर आने लगता है गिर जाऊँगा, सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मड़ोर हो रहा है, कभी कभी हूल मिचली उल्टी टाइप का लग रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, थकान बहुत जल्दी हो रही है, चलने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो इस तरह के भूख की कमी, ये लक्षण लेकर के लोग अक्सर आ रहे हैं। दूसरी जो चीज़ें आ रही हैं वो है इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन का होना, या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जिसको हम कह सकते हैं। विशेष रूप से फंगल इन्फेक्शन, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, वाइट फंगस हो, येलो फंगस हो, या जो सबसे कॉमनेस्ट फंगल इन्फेक्शन होता है दाद, जिसको हम लोग रिंग वार्म कहते हैं, वो उसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ जो अन्यत्र और कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं वो ये है चेस्ट में भारीपन, सीने में भारीपन, दर्द महसूस होना, दम घुटना, सांस फूलना और खांसी का बने रहना, गले में चुभन महसूस होना, इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो लक्षण हैं, अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे, या कुछ लोगों में अभी भी बुखार आ रहा है, डॉक्टर साहब बीच बीच में बुखार आ जा रहा है, अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह का कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप सबसे पहले अपनी इस समस्या को अपने परिजन से शेयर करिए। दूसरा, जिस डॉक्टर के अंडर में आपने इलाज लिया है, चाहे वो अस्पताल में चाहे होम आइसोलेशन में, कोशिश करिए उनसे बात करिए, उनको अपनी समस्या बताइए, अवगत कराइए। हो सकता है कुछ खास समस्या हो, और अगर आप समय से न बताएं तो वो समस्या गंभीर रूप ले सकती हो। कुछ लक्षण और भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे स्किन पे अचानक से रैशेज आना, दाग धब्बे महसूस होना, चाहे वो काला दाग हो, लाल अगर दाग पड़ रहा है तो इस तरह की कुछ ऐसा, या आपको देखना चाहिए कि नाखून नीले तो नहीं पड़ रहे हैं। अगर इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है तो आपको बहुत ही अलर्ट होने की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर्स को बताने की ज़रूरत है। बहुत बार आपने सुना होगा और देखा भी है कि अस्पताल से ठीक होकर के व्यक्ति घर आ गया और पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ठीक ही थे और 2-3 दिन बाद फिर अचानक तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाए। तो ये कहीं ना कहीं उन कॉम्प्लिकेशंस का ही परिणाम है जिसको हमें गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? सवाल उठता है कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले
तो ये आपको देखना चाहिए कि आपको क्या समस्या हो रही है। दूसरी चीज़, अभी भी आपको रेगुलर अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल अगर किसी परिस्थिति में 95 से बिलो आ रहा है, जैसे आप पेशाब करने जा रहे हैं, पैखाना जा रहे हैं, या थोड़ा भी एक्सर्शन ले रहे हैं और ये 95 बिलो आ रहा है, या सोते समय लेटते समय अगर आपका बहुत सांस उखड़ने लग रहा है और ऑक्सीजन लेवल अचानक से 90 या 90 के नीचे आने लग रहा है, 92, 91, 90 बिलो आ रहा है, तो आपको बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है और आपको इस समस्या से अपने चिकित्सक को अवगत कराने की ज़रूरत है। यानी ऑक्सीजन लेवल की मॉनिटरिंग अभी भी कंटिन्यू आपको करनी चाहिए। दूसरा, कुछ लोगों में जो बार बार बुखार हो रहा है, अगर बुखार जैसा लग रहा है और 99 से एबव बुखार आ रहा है और लगातार 2 दिन 3 दिन 4 दिन से अगर आ रहा है, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, आपको बहुत ही ध्यान देना है। और अगर इस तरह का है तो आप अपने चिकित्सक को तुरंत आपको बताना है। तीसरा एक चीज़, आपको इसका मतलब कि आपको टेम्परेचर की भी मॉनिटरिंग करना है अगर आपको बुखार जैसा महसूस हो रहा है या आपके पेशेंट को बुखार जैसा लग रहा है। तीसरा, पल्स बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, जो हार्ट बीट है, पल्स रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 120, 130, 140 तो नहीं हो जा रहा है। सामान्य रूप से 70 से लेकर के 100, 110 तक होना चाहिए, लेकिन अगर 130, 140 या उससे भी ऊपर जा रहा है तो ये एबनॉर्मल है और हो सकता है कि जो कोरोना कॉम्प्लिकेशन की वजह से हृदय प्रभावित हुआ है उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही हो और हार्ट को पंप करने में दिक्कत हो रही है और एकोमोडेट करने में इतना ज़्यादा पल्स रेट भग रहा है, ऊपर जा रहा है। या अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो तब भी आपको, अगर 30-40 आ रहा है, 50 आ रहा है, तब भी बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। या तो बहुत ज़्यादा हो या तो बहुत डाउन हो, तो दोनों ही परिस्थितियों में आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, अगर आपका बीपी बहुत हाई हो रहा है या बहुत डाउन रह रहा है, अगर ऐसी स्थिति बनती हो या हो रही हो, तब भी आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेशन शरीर के अंदर बढ़ रहा हो और आप अपने चिकित्सक से बताने की ज़रूरत है। तो आपको रेगुलर ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर, पल्स रेट, बीपी, अगर आप शुगर के पेशेंट पहले से रहे हैं तो, या दरमियान ट्रीटमेंट अगर आपको शुगर की स्थिति आई तो शुगर लेवल, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन इस तरह का है कि अगर आपका किडनी पहले से या तो प्रभावित है या तो इस दरमियान प्रभावित हो गई, तो आपका किडनी फंक्शन टेस्ट या कम से कम क्रेटिनिन और यूरिया लेवल, तो इन चीज़ों को आपको रेगुलर मॉनिटर करने की आवश्यकता है। अब सवाल उठता है कि जो सामान्य पेशेंट हैं जिनमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, थकान हो रही है या कमजोरी महसूस कर रहे हैं, चक्कर महसूस हो रही है या मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, पेट का हाजमा अभी भी ठीक नहीं हुआ या पेट गड़बड़ रह रहा है, हुल मिचली, उल्टी और दस्त, इस तरह की चीज़ें लग रही हैं, क्या उनको भी इस तरह की मॉनिटरिंग करनी चाहिए? यस, यथासंभव मॉनिटरिंग करना चाहिए। जिस तरीके की परिस्थितियाँ उस हिसाब से अपने को मेंटेन करना चाहिए और करना चाहिए। दूसरा जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो ध्यान देना चाहिए वो आप अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। डाइट का मतलब ये है कि जो चीज़ आप खाते हैं वो संतुलित हो, सुपोषित हो, यानी पोषक तत्वों से पूर्ण हो। ऐसे में जो वेजिटेरियंस हैं उनको रिच प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। अब रिच प्रोटीन डाइट मिलेगा कहाँ? मतलब जितनी भी दलहनें हैं वो सब रिच हैं, प्रोटीन के मामले में बहुत रिच हैं। सोयाबीन है, चना है, मूंग है, अरहर की दाल है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध है, दही है, दूध और से बनी हुई चीज़ें हैं, ये सब पूरी तरह से काफ़ी रिच होती हैं प्रोटीन के मामले में। इनको अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। दूसरा, हरी साग सब्जी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए और ताज़े फलों का सेवन करना चाहिए। रंग बिरंगे फल अगर मिलें तो बहुत अच्छा है, कभी कुछ, या जो खट्टे मीठे रस वाले फल हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे और उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। चौथी चीज़ जो ध्यान देने की है वो ये है कि आपका जो भी दिनचर्या हो बहुत ही नियमित हो, फिक्स हो। पांचवी चीज़ जो ध्यान देना है वो ये है कि आप नियमित रूप से योग प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, सूर्य नमस्कार करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फेफड़े की एक्सरसाइज। फेफड़े की एक्सरसाइज का मतलब ये है कि सांसों को
खींचना, रोकना और छोड़ना। और इसमें आपको जो बारीकी से ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि क्या आप 10 सेकंड से अधिक अपनी सांस को रोक पाते हैं कि नहीं। अगर 10 सेकंड से अधिक अपनी सांस को रोक ले जाते हैं तो ऑलमोस्ट आप सही रास्ते पे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे ग्रेजुअली ये एक एक सेकंड कट के बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे करके आप 25, 30, 35 सेकंड तक रोक ले जाएंगे भविष्य में। लेकिन मैं हिदायत देना चाहूँगा कि जिनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो गए थे और जिनके अंदर फेफड़े में बहुत परेशानी आ गई थी और हृदय प्रभावित हो गया था या गुर्दा प्रभावित है या अन्यत्र कोई और पहले से दिक्कतें चल रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए और उनको बिना चिकित्सक के सलाह के कोई एक्सरसाइज या कोई इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए। यथासंभव कोशिश करनी चाहिए कि माइल्ड वे में जो कर सकते हैं वो करें और कोई ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि अपनी साफ़ सफाई और हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कोरोना संकट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत केयर की ज़रूरत है। छठवीं चीज़ मैं कहूँगा कि आपको नियमित देखना है कि आपका नेल का जो है नाखून नीला तो नहीं पड़ रहा है, ओठ नीला तो नहीं पड़ रहा है, कहीं स्किन पे दाग धब्बे या काला दाग या लाल दाग इस तरह का कोई चीज़ तो नहीं हो रहा है। अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो आपको, या पैरों में कहीं नीलापन तो नहीं हो रहा है, कहीं अचानक से नीला तो नहीं हो रहा है, पैर नीले तो नहीं पड़ रहे हैं, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। हमारी धमनियों में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं और रुकावट हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन में कहीं रुकावट हो सकता है और वो पार्ट जो है नीला पड़ सकता है और बहुत ही सावधान रहने की जरूरत। अगर इस तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे तो आप 1 मिनट भी देर न करिए, आप तुरंत अपने डॉक्टर को ज़रूर सलाह लीजिए और तुरंत बताइए। दोस्तों, इसी तरह से अगर पैरों में सूजन है, चेहरे पे सूजन हो, इस तरह की अचानक से कोई, या आपके शरीर में कोई अचानक से इस तरह का परिवर्तन, जो अनयूजुअल परिवर्तन अगर दिखाई दे रहा है तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अब चूँकि अभी संकट थोड़ा टला है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमें कोविड गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन करना है, जिसमें मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, भीड़ भाड़ से बचना और हाथों को बार बार साफ रखना, कपड़े रोज़ साफ़ सुथरा पहनना, डिटॉल में कपड़ों को डाल करके तेज़ धूप में फैलाना, इन सब चीज़ों को हमें रेगुलर ध्यान देने की ज़रूरत है, रेगुलर करने की ज़रूरत है। एक और सावधानी बरतने की ज़रूरत है दोस्तों, और वो ये है कि किसी भी तरह की कोई अफवाह किसी की बातों में मत आइए। जैसे ही वैक्सीन का आपका नंबर आए, आप बिना कुछ सोचे समझे वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। हाँ, ये ज़रूर है कि वो लोग जो काफ़ी जिनको कॉम्प्लिकेशन हो गया था और जो अभी घर में इम्प्रूव कर रहे हैं, अभी घर में हैं और अभी स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, उनको अभी तत्काल इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। उनको 2 महीने 2.5 महीने तक का धैर्य रखना चाहिए और तब इंजेक्शन लेना चाहिए। लेकिन जो लोग होम आइसोलेशन में रहे और बहुत माइल्ड रहा, कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ और बहुत जल्दी 1-2 दिन 3 दिन में स्वस्थ हो गए, भले उनको 10 दिन रहना पड़ा आइसोलेशन में, वो लोग चाहें तो इंजेक्शन को जैसे ही आए नंबर ले सकते हैं। आप वैक्सीन का जो इंजेक्शन है इसको सुरक्षा कवच मान लीजिए, और ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है जिससे आप अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी तरह की अफवाह में न पड़ करके जैसे ही वैक्सीन का नंबर आए तुरंत आप अपना वैक्सीन लीजिए। हम सब मिल करके चाहें तो तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं, और इसके लिए हम सबको बहुत ही संकल्प लेकर के आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, इन सारी जो समस्याएं हमने आपसे कहा, इन सभी समस्याओं का निदान होम्योपैथी में बहुत अच्छा है। किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन जो भी मैंने चर्चा किया अगर आपको नज़र आता है तो कोई भी दवा, चाहे वो होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो या अंग्रेजी हो, आप कोई भी दवा आप अपने मन से न लें, बल्कि अपने चिकित्सक से सलाह लें और चिकित्सक के परामर्श के हिसाब से ही दवा का सेवन करें और पूरा विश्वास रखें कि आप दवाओं का सेवन कर और अपनी केयर कर अपने को पूर्णतया स्वस्थ कर ले जाएंगे और बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि यह मेरा वीडियो आपको ज़रूर उपयोगी लगा होगा
और पसंद आया होगा। अगर उपयोगी लगा और पसंद आया तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, अपने दोस्तों, मित्रों, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और मैं विश्वास करता हूं कि अगले वीडियो में ऐसे विषय को लेकर के आऊँगा जो हम सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो और जिससे हमारा सेहत अच्छा और सुंदर बने। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।